That's like News at 9. केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए रेयर अर्थ कॉरिडोर का बड़ा ऐलान किया। इस कदम का मकसद चीन पर निर्भरता कम करना और ईवी, रक्षा व अक्षय ऊर्जा जैसे भविष्य के उद्योगों को सुरक्षित करना है। ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बनने वाले ये कॉरिडोर सिर्फ खनन तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि यहाँ दुर्लभ खनिजों की प्रोसेसिंग से लेकर परमानेंट मैग्नेट और हाईटेक कंपोनेंट्स तक पूरा इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा। दुनिया के 90% रेयर अर्थ बाजार पर चीन का कब्जा है। ऐसे में ये कॉरिडोर भारत को वैश्विक सप्लाई बाधाओं से बचाएंगे। इससे ईवी मोटर्स सस्ती होंगी, रक्षा तकनीक मजबूत होगी और सोलर विंड सेक्टर को नई रफ्तार मिलेगी। वित्त मंत्री ने इसे बजट का प्रथम कर्तव्य बताया है। साथ ही सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और 40,000 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट फंड भी घोषित किया गया है, जो भारत को आत्मनिर्भर टेक हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। केंद्रीय बजट में रक्षा क्षेत्र को रिकॉर्ड 7.85 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि यह पिछले साल के 6.81 लाख करोड़ रुपए से करीब 15% अधिक है। यह बढ़ोतरी सेना के आधुनिकीकरण, स्वदेशी उत्पादन और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने पर केंद्रित है। बजट में आधुनिकीकरण के लिए 2.19 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें तीनों सेनाओं के मॉडर्नाइजेशन पर खास फोकस है। मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के बाद आए इस बजट ने देश की रक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के हमारे संकल्प को सुदृढ़ किया है। यह आवंटन पिछले वर्ष की तुलना में 15% से भी अधिक है। यानी इस बार भी केंद्रीय बजट का सबसे बड़ा हिस्सा रक्षा मंत्रालय को मिला है। इस वर्ष हमारी सेनाओं के ओवरऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 2.19 लाख करोड़ रुपया का प्रोविजन किया गया है। और इस बजट अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत अब ईरान से तेल नहीं खरीदेगा, बल्कि वेनेजुएला से कच्चा तेल लेगा। ट्रंप ने बयान वाशिंगटन डीसी से एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिया। उन्होंने दावा किया कि हमने पहले ही डील कर ली है, भारत वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जनवरी को वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज से बातचीत की थी। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने पर सहमति जताई। भारत ने 2019 में अमेरिका के प्रतिबंधों के चलते वेनेजुएला से तेल आयात बंद कर दिया था, लेकिन 2024 में यह आयात फिर से शुरू हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज अमेरिका से मंजूरी लेकर वेनेजुएला से तेल खरीदने की कोशिश कर रही है। ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला अगले महीने अमेरिका को 3 से 5 करोड़ बैरल तेल देगा, जिसकी बाजार भाव पर बिक्री होगी और इससे मिलने वाली रकम का इस्तेमाल वेनेजुएला और अमेरिका के लोगों के हित में किया जाएगा। Don't know anything about that, but I'll tell you what, China is welcome to come in and would make a great deal in oil. You know, we welcome China. We've already made a deal. India is coming in and they're going to be buying Venezuelan oil as opposed to buying it from Iran. So we've already made that deal, the concept of the deal. But China is welcome to come in. पाकिस्तान ने अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए 7 भारतीय नागरिकों को भारत सौंप दिया। ये सभी 2023 की पंजाब बाढ़ के दौरान अपने मवेशियों को बचाने की कोशिश में बहकर अनजाने में पाकिस्तान पहुंच गए थे। बीएसएफ ने बॉर्डर पर उन्हें रिसीव किया, जहां प्रोटोकॉल अधिकारी अरुण महल ने कहा कि पाकिस्तानी रेंजर्स ने इन्हें सौंपा। फिर कस्टम्स और इमिग्रेशन औपचारिकताएं पूरी कर परिवारों को हवाले किया गया। इनमें से पंजाब के 6 हैं और उत्तर प्रदेश का 1 व्यक्ति है। भारत पाकिस्तान दोनों देश हर साल जनवरी-जुलाई में कैदियों मछुआरों की लिस्ट शेयर करते हैं। इससे पहले जनवरी में ही भारत ने एक पाकिस्तानी नागरिक को रिहा किया था, जबकि सितंबर 2025 में 48 मछुआरे और 19 कैदी लौटाए गए थे। भारत ने पाकिस्तान से बाकी सभी भारतीयों की जल्द रिहाई की मांग की है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में विद्रोहियों ने अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया। बलूच संगठनों का दावा है कि 80 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, जबकि पाकिस्तानी सेना उल्टा दावा कर रही है। सिर्फ 18 जवानों की मौत और 92 विद्रोही ढेर। एक साथ क्वेटा, मस्तंग, नुश्की, पंजगुर, ग्वादर और पसनी जैसे शहरों में हमले हुए, लेकिन अपनी नाकामी स्वीकार करने की बजाय पाकिस्तान ने फिर भारत पर आरोप मढ़ दिया। आईएसपीआर ने फितना अल हिंदुस्तान नाम के कथित संगठन का जिक्र किया, जबकि ऐसा कोई संगठन मौजूद ही नहीं है। असल वजह है कि सीपीसी प्रोजेक्ट चीनी दखल और बलूचिस्तान के संसाधनों की लूट है। स्थानीय लोग बदहाली में जी रहे हैं और गुस्सा सड़कों पर उतर आया है।